चैप्टर 11 एडवांस अप्रेंटिस होल्ट। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 11 उच्च प्रशिक्षु होल्ट। ध्यान दो, कुछ जड़ी बूटियों के गुण समय के साथ बदल सकते हैं। लेडी एलन खातों का हिसाब लगाते हुए बोली, जो कुछ तुमने किताबों से सीखा है वह व्यवहार में हमेशा काम नहीं आता। रॉन ने सिर हिलाया और सामने रखी जड़ी बूटियों के ढेर को ध्यान से देखने लगा। जड़ी बूटी पहचान की क्षमता के सहारे वह हर सामग्री से निकल रही अदृश्य आभा को महसूस कर सकता था। उसने चांदी जैसी चमक वाले पाउडर की बोतल उठाई और सोचकर बोला, सिद्धांत के अनुसार यह मूंग ड्यू फ्लावर का पाउडर होना चाहिए, लेकिन इसका गहरा रंग किताबों में लिखे से अलग लग रहा है। बहुत अच्छा। लेडी एलन ने सिर उठाया। क्या तुमने बोतल के मुंह पर हल्का बैंगनी निशान देखा? रॉन ने फिर गौर से देखा। क्या यह अन्य जड़ी बूटियों के साथ प्रतिक्रिया के कारण है? बिल्कुल। लेडी एलन ने हिसाब किताब की किताब बंद कर दी। मूंग ड्यू फ्लावर पाउडर शुद्ध चांदी जैसा होना चाहिए, लेकिन यह विभिन्न ऊर्जाओं के प्रति संवेदनशील है। कल एक सप्लायर पर्पल क्रिस्टल ग्रास लेकर आया था और समय पर अलग से न रखने के कारण। उन्होंने रॉन की ओर परीक्षा भरी नज़र से देखा। तो तुम क्या सोचते हो, इस पाउडर की बोतल का क्या करना चाहिए? रॉन ने कुछ क्षण सोचा। सबसे पहले इसे फिर से सील करना होगा ताकि और दूषित न हो। और फिर उसे बेसिक मैजिक पोशन थ्योरी की बातें याद आईं। अगर यह पर्पल क्रिस्टल ग्रास से प्रतिक्रिया कर चुका है तो इसे औषधि बनाने में प्रयोग किया जा सकता है। यद्यपि इसकी शुद्धता घट जाएगी, लेकिन इसका सौम्य स्वभाव उपयोगी रहेगा। अच्छा विचार है। बूढ़ी चुड़ैल की आंखों में प्रशंसा की चमक आए और उसने हल्की सी स्वीकृति में सिर हिलाया। लगता है कि तुम सिर्फ किताबें याद नहीं करते बल्कि उन्हें व्यवहार में भी लागू कर सकते हो। रॉन ने सावधानी से बोतल अलग रख दी और बाकी जड़ी बूटियों को छांटने लगा। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि इन बेतरतीब सी सामग्रियों में कोई पैटर्न छिपा है। जैसे कि जो जड़ी बूटियां हल्की चमक देती थीं उनमें एक तारासी आभा होती थी, और जो गर्मी छोड़ती थी उनमें एक विशेष लय थी जो उसे क्राउन ब्रीदिंग तकनीक में बताई गई सौर ऊर्जा की याद दिलाती थी। समझ गया, उसने धीमे स्वर में बुदबुदाया। व्यवहार में सामग्रियों को संभालते हुए किताबों का ज्ञान धीरे धीरे वास्तविक अनुभव में बदल रहा था। जो बातें पहले कठिन लगती थीं वे अब स्पष्ट और जीवंत हो रही थीं। रॉन ने अचानक एक छोटी बोतल कोने में छिपी देखी। उस पर धूल की परत थी, लेकिन मैली कांच से भीतर हल्की चमक दिखाई दे रही थी। जैसे ही वह उसे गौर से देखने वाला था, लेडी एलन की आवाज़ सुनाई दी। काफी समय से वहां सफाई नहीं हुई, लगता है तुम्हें कुछ रोचक मिल गया। क्या ये स्टार डस्ट लिक्विड है? रॉन ने बोतल पोंछते हुए कहा। किताब में लिखा है कि यह सामग्री आध्यात्मिक शक्ति की अस्थिरता को संतुलित कर सकती है। सही कहा। लेडी एलन बोतल को रोशनी में देखकर बोली, लेकिन ये बोतल बहुत समय से पड़ी है, इसका अधिकांश प्रभाव खत्म हो चुका है। उन्होंने रॉन के हल्के निराश चेहरे को देखा। क्या हुआ? इसमें तुम्हारी रुचि है? रॉन ने छिपाया नहीं। हाँ, 3 महीने बाद परीक्षा है जिससे तय होगा कि मैं यहाँ प्रशिक्षु रह पाऊंगा या नहीं। मुझे शीघ्र ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ानी होगी। अच्छा। लेडी एलन हल्के से हंसी। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने यहाँ आवेदन किया। वाकई ये दुर्लभ सामग्रियों तक पहुँचने की अच्छी जगह है। उन्होंने बोतल को वापस शेल्फ पर रखते हुए कहा, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए सिर्फ बाहरी वस्तुओं पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। असली प्रगति तुम्हारी अपनी समझ पर निर्भर करती है। रॉन गहरे विचारों में पड़ गया। सचमुच हाल की ध्यान साधना ने उसे कुछ खास प्रेरणाएं दी थीं। अगर वह अत्यधिक बाहरी सहारे पर निर्भर हो गया तो बहुत डरावने परिणाम हो सकते थे। इसी क्षण दुकान का दरवाजा खुला और हवा के झोंके के साथ कुछ सूखे पत्ते अंदर आ गए। स्वागत है। लेडी एलन के शब्द अचानक रुक गए। रॉन ने आवाज़ की दिशा में देखा और दरवाजे पर खड़ा एक लंबा आदमी देखा। उसने बैंगनी किनारों वाली धूसर चोगा पहन रखी थी। छाती पर गहरे नीले नीलम से जड़ी हुई बैज चमक रही थी। यह उच्च प्रशिक्षु का प्रतीक था। उसने हुड हटाया। एक युवा लेकिन पीला सा चेहरा प्रकट हुआ। लेडी एलन। उसने हल्का सिर झुकाया। सुना है आपके पास नई खेत मूंग ड्यू फ्लावर आए हैं? हाँ। होल्ट प्रशिक्षु। लेडी एलन का स्वर शांत था, मानो वह इस उच्च प्रशिक्षु से पहले से परिचित हों। वे सब 3 दिन पहले पूर्णिमा की रात को तोड़ी गई थीं। उन्होंने रॉन से फुसफुसाकर कहा, तुम अपना काम जारी रखो, मैं मेहमान को संभाल लूंगी। कुछ मत पूछना, कुछ मत कहना। रॉन ने चुपचाप सिर हिलाया और जड़ी बूटियों को छांटना जारी रखा। लेकिन उसे महसूस हुआ कि दुकान का माहौल अचानक भारी हो गया है। वह उच्च प्रशिक्षु, जो मानो यहाँ का नियमित आगंतुक था, कुछ न बोला, बस धीरे धीरे शेल्फों के बीच टहलने लगा। उसकी चोगा बिना हवा के भी लहराती थी और जब भी वह किसी जड़ी बूटी की बोतल के पास से गुजरता, सामग्री हल्की प्रतिक्रिया देती। रॉन ने एक तरफ से नजर डालते हुए अपने काम में हाथ चलाया। ये दुर्लभ अवसर था एक उच्च प्रशिक्षु को करीब से देखने और शायद कुछ सीखने का। जड़ी बूटी पहचान की गहरी संवेदनशीलता से उसने देखा कि होल्ट कुछ खास जड़ी बूटियों के पास हल्का रुकता। वे सामग्रियां सामान्य लगती, लेकिन उनमें कोई विशेष अनुनाद था। गुणवत्ता अच्छी है। होल्ट ने जड़ी बूटियों को ध्यान से देखा और अपने चोगे से एक पूर्ण मैजिक स्टोन निकाला। मैं सब ले लूंगा। रॉन ने मैजिक स्टोन देखा और उसका दिल दहल गया। साधारण प्रशिक्षु टुकड़ों का उपयोग करते थे, लेकिन एक पूर्ण मैजिक स्टोन में शुद्ध और शक्तिशाली ऊर्जा होती है। उसी क्षण जिस स्टार ग्रास को रॉन छांट रहा था वह हल्की चमक छोड़ने लगा, मानो मैजिक स्टोन की ऊर्जा का प्रत्युत्तर दे रहा हो। धूसर चोगा वाला प्रशिक्षु रुका और रॉन की दिशा में देखने लगा। उसका चेहरा साफ न दिखा, लेकिन उसकी तीक्ष्ण दृष्टि रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। दिलचस्प, उसने धीरे से कहा, यह स्टार ग्रास अब भी जीवंत है। छोटे, तुमने ये कैसे किया? रॉन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह शांत दिखा। सर, मैंने तो बस किताब के अनुसार इसे सॉल्ट क्रिस्टल पाउडर के साथ रखा था। नहीं, होल्ट ने बीच में ही टोक दिया। साधारण संरक्षण विधि से यह संभव नहीं। ये घास कई दिन पहले तोड़ी गई थी। इतनी जीवंतता बनाए रखना इस बात का संकेत है कि तुमने इसकी लय को समझ लिया है।
रॉन चौंक गया। सचमुच उसने जड़ी बूटियों को छांटते समय उस पौधे की विशेष लय को महसूस किया था जो सुबह ध्यान करते समय अनुभव की गई मानसिक तरंगों जैसी थी। इसलिए उसने सहज ही उसी तरीके से उसे रखा था। बहुत प्रभावशाली। तुम्हारा नाम क्या है? जैसे ही रॉन उत्तर देने वाला था, लेडी एलन ने अचानक बीच में बात काट दी। यह मेरा नया सहायक है, अभी ये केवल उम्मीदवार प्रशिक्षु है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जादूगर असीमित पेशे स्लॉट। अध्याय 12 कृत्रिम स्टार ड्यू। ओह, आपकी नज़र में तो बड़ा हुनर होता है लेडी एलेन। क्या आप एक उम्मीदवार प्रशिक्षु को सहायक बना रही हैं? होल्ट ने लेडी एलेन का जवाब सुनकर उत्सुकता दिखाई और रॉन को गहरी नज़र से देखा। लगता है आपको एक और संभावनाओं से भरा शिष्य मिल गया है। उसने अपनी जेब से एक छोटी बोतल निकाली। ये कुछ कृत्रिम स्टार ड्यू है। नए आगंतुक के लिए इसे स्वागत उपहार माने। भले ही इसका प्रभाव असली प्राकृतिक स्टार ड्यू से कम है, लेकिन ये फिर भी मानसिक शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। रॉन आभार प्रकट करने ही वाला था कि लेडी एलेन ने बोतल पहले ही ले ली। तो फिर मैं होल्ट प्रशिक्षु का धन्यवाद इस बच्चे की ओर से कर देती हूँ, लेकिन इसे धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। अभी उसके लिए इसका उपयोग करना जल्दबाजी होगी। होल्ट ने बस हल्की सी मुस्कान दी और कुछ नहीं कहा। उसने खरीदी हुई सभी जड़ी बूटियों को अपनी कमर पर लटके संकरे थैले में डाला और तुरंत निकल गया। उसका धूसर नीला चोगा दरवाजे पर गायब हो गया, मानो वह कभी वहां था ही नहीं। केवल तब जब उसके जाने से उत्पन्न विशेष जादुई तरंगें पूरी तरह लुप्त हो गईं, लेडी एलेन ने रॉन की ओर मुड़कर कहा, तुम काफी भाग्यशाली हो। होल्ट जल्द ही जादूगर बनने वाला है। उसके पास जो चीजें हैं वे साधारण नहीं होती। उन्होंने क्रिस्टल बोतल को सावधानी से सुरक्षित रखते हुए कहा, यह कृत्रिम स्टार ड्यू आसमान से गिरने वाले स्टार एसेंस से तैयार किया जाता है। भले ही यह प्राकृतिक रूप से बने ड्यू जितना उत्तम नहीं है, लेकिन प्रशिक्षु स्तर पर यह पहले से ही सर्वश्रेष्ठ औषधि है। मैं इसे अभी के लिए तुम्हारे पास रख लूंगी। जब तुम प्रशिक्षु परीक्षा पास कर लोगे तब इसे लौटा दूंगी। उन्होंने रॉन की ओर देखा। तुम्हारी वर्तमान शक्ति के हिसाब से इतनी उच्च स्तरीय औषधि को अपने पास रखना अच्छा नहीं है। रॉन ने सिर हिलाया, बिना किसी आपत्ति के। वह जानता था कि बिना अपराध के व्यक्ति भी खजाने की वजह से अपराधी बन सकता है। वैसे लेडी एलेन ने उसे जाने नहीं दिया। तुमने अभी अभी उस स्टार ग्रास की औषधीय शक्ति को सक्रिय कैसे किया? रॉन ने अपना काम रोककर ईमानदारी से समझाया। जब मैं जड़ी बूटियां व्यवस्थित कर रहा था तब मैंने देखा कि उससे निकलने वाली तरंगें ध्यान करते समय की मानसिक शक्ति जैसी लग रही थीं। तो मैंने उसे उसी लय में मिलाने की कोशिश की। समझ गई। बूढ़ी चुड़ैल का हमेशा गंभीर और डरावना चेहरा इस बार हल्की मुस्कान से भर उठा। लगता है तुम्हें मानसिक शक्ति को महसूस करने की कुछ प्रतिभा है। तभी तो होल्ट ने तुम में रुचि दिखाई। अब आकर इन चंद्रफूल जड़ी बूटियों को व्यवस्थित करो। गपशप का समय खत्म हो चुका था। लेडी एलेन ने कोने में रखी जड़ी बूटियों की ओर इशारा किया और फिर से काम सौंप दिया। ध्यान रहे, इन्हें कटाई के समय के अनुसार क्रम में रखना। रॉन ने सहमति जताई। जड़ी बूटियां व्यवस्थित करते हुए उसने सहजता से उस काले चोगे वाले व्यक्ति का जिक्र किया जिसे उसने सुबह छात्रावास क्षेत्र से जल्दी जल्दी निकलते देखा था। ओह, वह तो दूत है। उसका काम शिष्यों तक संदेश और जरूरी सामान पहुंचाना है। सुना है कि उसका संबंध तुम्हारे राज्य के शाही परिवार से है। लेडी एलेन ने बिना सिर उठाए कहा, वे अक्सर नश्वर जगत और यहाँ के बीच आते जाते रहते हैं। रॉन ने ये जानकारी मन ही मन नोट कर ली। वैसे हर महीने की शुरुआत में जो जादुई पत्थरों के टुकड़े भेजे जाते थे उनकी संख्या हमेशा बदलती रहती थी। पिछले महीने 7 टुकड़े आए थे, लेकिन इस महीने केवल 6। यह अजीब था। उसका पिता तो इतना अनुशासित था कि उसे स्मृति में जरा भी गलती नहीं होती थी। जब उसने अपने दादा की जगह काउंट की उपाधि संभाली तो संपत्ति के लेखे जोखे में कभी एक चांदी का सिक्का भी गलत नहीं हुआ। तो फिर जब उसने जादुई पत्थरों के टुकड़े भेजने का इंतजाम किया था तो संख्या में गड़बड़ी असंभव थी। फारूक साम्राज्य में काउंट राल्फ के अध्ययन कक्ष में चिमनी की आग की लौ ने दीवार पर उनकी परछाई को लंबा और विशाल बना दिया था। यह इस महीने के 10 जादुई पत्थरों के टुकड़े हैं। उन्होंने सावधानी से सीलबंद चमड़े की थैली बटलर को सौंपी। हमेशा की तरह इसे मिस्टर हॉकिंस को देना और कह देना कि इसे ब्लैक मिस्ट जंगल तक पहुंचाए। बटलर ने थैली उठाई और उसका भारी वजन महसूस किया। मालिक, क्या आपने संपत्ति के पूर्वी हिस्से की अंगूर की बगीचे को गिरवी रख दिया है? काउंट राल्फ ने इनकार नहीं किया। पिछले साल की महामारी से फसल बहुत खराब हुई थी और ऊपर से अन्य संतानों के खर्च ने संपत्ति को घाटे में डाल दिया था। लेकिन उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि हर महीने रॉन तक पर्याप्त साधन पहुंचे। ब्लैक मिस्ट जंगल जैसी जगह पर जादुई पत्थरों के टुकड़ों के बिना जीना असंभव था। मैंने अतीत में उस बच्चे की उपेक्षा की थी। काउंट खिड़की पर खड़े होकर सूखे गेहूं के खेतों को देखते हुए बोले, अब मैं बस अपनी पूरी कोशिश कर सकता हूं कि वह कठिनाइयों से पार पा सके। बटलर ने सिर झुकाकर जवाब दिया और थैली को संपत्ति के उच्चतम स्तर वाले भंडार कक्ष में रख दिया। कुछ दिनों बाद जब हमेशा की तरह संदेशवाहक मिस्टर हॉकिंस आया और उसने थैली उठाई तो उसकी आंखों में एक क्षण के लिए लालच की चमक झलक उठी। लेडी एलेन कोने में रखी शेल्फ की ओर बढ़ी और कपड़े की एक थैली निकाली। आज के लिए बस इतना ही। ये कुछ साधारण ताजगी देने वाली जड़ी बूटियां हैं। इन्हें तुम्हारे काम के अतिरिक्त भुगतान के रूप में मानो। धन्यवाद लेडी एलेन। वैसे जब वह निकलने ही वाला था, लेडी एलेन ने कहा, कल थोड़ा जल्दी आना। मैं तुम्हें कुछ साधारण औषधि बनाने की विधियां सिखाने का सोच रही हूँ। जब वह औषधि की दुकान से बाहर निकला तो सुबह की धुंध पहले ही धूप से छट चुकी थी। आज जो कुछ भी हुआ उस पर विचार करते हुए रॉन का मन उत्साह और थोड़ी चिंता से भर गया। इस काम से मिलने वाले अवसर उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थे, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि अब उस पर और अधिक ध्यान दिया जाएगा। जब वह छात्रावास लौटा तो उसने देखा आंद्रे उसके कमरे के दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। तो कैसा रहा? पहला दिन सुचारू रहा? आंद्रे ने मुस्कुराते हुए पूछा, लेकिन उसकी आंखों में चिंता की झलक थी।
रॉन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने पहले कमरे का दरवाजा खोला, ये सुनिश्चित किया कि आसपास कोई नहीं है, फिर आज हुई घटनाओं को विस्तार से बताया। स्टारड्यू, आंद्रे ने हैरानी से सांस खींची। वह उच्च प्रशिक्षु कहीं लॉर्ड होल्ट तो नहीं था। रॉन के उलझे हुए चेहरे को देखकर आंद्रे ने समझाया, वह हमारे विद्यालय के गिने चुने उच्च प्रशिक्षुओं में से एक है जिसने औषधि विद्या में असाधारण प्रतिभा दिखाई है। सुना है कि उसने सितारों के मार्ग की पढ़ाई और उपयोग में काफी प्रगति की है। लेकिन वह झिझका। क्या हुआ? कुछ नहीं, आंद्रे ने सिर हिलाया। बस इतना याद दिला रहा हूं कि सतर्क रहना। ध्यान आकर्षित होना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब है। रॉन समझ गया कि वह क्या कहना चाहता है। एक ऐसी दुनिया में जहां जादूगर सर्वोच्च थे, कोई भी असाधारण गुण संभावित खतरा बन सकता था। वैसे आंद्रे ने विषय बदला। आज दोपहर द्वितीय शरीर शोधन शुरू हो रहा है। क्या तुम तैयार हो? रॉन ने सिर हिलाया और दुकान से मिली जड़ी बूटियां बाहर निकालीं। ये मददगार साबित होंगी। जड़ी बूटियों को व्यवस्थित करते हुए उसने आज की उपलब्धियों और मिले कौशल अनुभव अंकों के बारे में सोचा। चाहे वह जड़ी बूटियों की लय का अनुभव हो या होल्ट और लेडी एलेन के साथ हुई बातचीत, इन सब ने उसे इस दुनिया की और गहरी समझ दी। जादूगर, असीमित पेशे के स्लॉट्स। अध्याय 13, दूसरी बॉडी रिफाइनिंग और लय। उसी समय उसने देखा कि आंद्रे उसे एक अजीब नजरों से देख रहा था। तुम बहुत बदल गए हो, आंद्रे ने कहा। पहले तुम इतने गंभीर नहीं हुआ करते थे। रॉन मुस्कुराया, शायद इसलिए कि अब मैंने उम्मीद देखी है। वास्तव में कुछ ही दिनों में उसने मैजिक पोशन अप्रेंटिस का पेशा हासिल कर लिया, क्राउन ब्रीदिंग तकनीक सीख ली और हर्ब स्टोर में एक बेहद फायदेमंद नौकरी भी पाली। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह थी कि उसने सचमुच समझना शुरू कर दिया था कि ये दुनिया किन नियमों पर चलती है। रॉन ने दराज से जलती हुई आवश्यक तेल स्कॉचिंग एसेंशियल ऑयल की बोतल निकाली, जिसकी हल्की सुनहरी तरल धूप में हल्की चमक बिखेर रही थी। पहले अनुभव के बाद अब वह इस तेल में निहित ऊर्जा को और साफ साफ महसूस कर सकता था। मुझे बताओ, आंद्रे ने तेल को गौर से देखते हुए कहा। लॉर्ड होल्ट तुम्हारे प्रति इतना दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि तुमने स्टार ग्रास को अच्छी तरह सुरक्षित किया। रॉन ने सिर हिलाया। मुझे लगता है इससे ज्यादा है। शायद वजह लय है। लय, जैसा कि क्राउन ब्रीदिंग तकनीक में कहा गया है, हर शक्ति की अपनी एक विशिष्ट लय होती है। रॉन ने समझाया, आज जब मैं जड़ी बूटियों को व्यवस्थित कर रहा था तो पाया कि कई सामग्री में किसी न किसी तरह की विशेष तरंगें मौजूद थीं। आंद्रे ने अपना माथा थपथपाया। इससे मुझे दादाजी की कही हुई बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि एक सच्चे जादूगर को केवल शक्ति पर अधिकार ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी असलियत को भी समझना चाहिए। बिल्कुल इसी बोतल की तरह। उसने हाथ में पकड़े तेल को हिलाया। ऊपर से यह बॉडी रिफाइनिंग के लिए लगता है, लेकिन वास्तव में इसमें सूरज की लय मौजूद है। रॉन का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब समझ आया कि पहली बार बॉडी रिफाइनिंग करते समय उसने वह सुनहरा सूरज क्यों देखा था। शायद वह महज एक भ्रम नहीं था, बल्कि ब्रीदिंग तकनीक के जरिए उसने इस तेल की ऊर्जा विशेषताओं को महसूस किया था। लगभग समय हो गया है, आंद्रे ने खिड़की से बाहर धूप की ओर देखते हुए कहा। इस बार कहाँ अभ्यास करेंगे? वही पुराना प्रयोग स्थल, रॉन ने सामान समेटते हुए कहा। वहाँ के रून हमारी मौजूदगी को छुपा सकते हैं। और वह बात पूरी कर ही रहा था कि तभी बगल वाले कमरे से एक भारी धमाका हुआ। फिर डेरेन की झुंझलाती आवाज आई, धत्तेरी। फिर नाकाम हो गया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बेबस मुस्कान साझा की। ये पड़ोसी, जो साउंड वेव मैजिक पर पागलों की तरह शोध कर रहा था, लगभग हर दिन शोर मचाता रहता, ठीक उसी जादू जैसा जिस पर वह काम कर रहा था। सर्द सुबह के रास्ते से गुजरते हुए परित्यक्त प्रयोग स्थल धूप में और भी शांत दिखाई दे रहा था। रूनों से खुदे पत्थर के स्तंभों की छाया जमीन पर धब्बेदार रूप में पड़ रही थी और जमीन पर मौजूद नीला भूरा निशान हल्की रोशनी में धुंधला दिखाई दे रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि जादूगर यहाँ प्रयोग करते थे। ये जगह ऊर्जा के प्रति बेहद संवेदनशील थी और किसी भी असाधारण शक्ति का असर जमीन पर छाप छोड़ जाता था। रॉन ने गौर किया कि जमीन पर मौजूद नीला भूरा निशान कल की तुलना में हल्का लग रहा था। अजीब, वह बुदबुदाया। अपने पेशा परिवर्तन के बाद बढ़ी हुई संवेदनशीलता से उसने महसूस किया कि यह रंग किसी ऊर्जा के अवशेष थे जो धीरे धीरे धूप के पड़ते ही मिटने लगते थे। हम पहुंच गए, आंद्रे की आवाज ने उसकी सोच तोड़ी। अब तुम तैयारी शुरू करो। सामान निकालते हुए रॉन ने चारों ओर सावधानी से देखा। तुम्हें क्या लगता है, जादूगरों ने ऐसा प्रयोग स्थल क्यों छोड़ दिया होगा? उसे हमेशा यह अजीब लगता था, संसाधनों की कमी से भरे ब्लैक मिस्ट जंगल में रूनों से सुरक्षित जगह को इतनी आसानी से तो छोड़ा नहीं जा सकता। वह तो रूनों से पूछो। आंद्रे ने पत्थर के स्तंभों पर पड़े धब्बेदार निशानों की ओर इशारा किया। कहा जाता है कि एक आधिकारिक जादूगर का असफल प्रयोग हुआ था, जिससे रून दूषित हो गए और धीरे धीरे अपना असर खोने लगे। ठीक है, अब और बेकार बातें मत करो। वह हमारे काम का विषय नहीं है, क्योंकि हम में से कोई भी अभी शागिर्द भी नहीं है। सुनहरे बालों वाला लड़का आगे बातचीत में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। उसने तुरंत जलता हुआ तेल निकाला और कहा, मैं तुम्हें याद दिला दूं, दूसरी बॉडी रिफाइनिंग पहली से अलग हो सकती है। कैसे? क्या तुम्हें कल का अनुभव याद है? आंद्रे ने अपने नोट्स देखते हुए कहा। जब तेल शरीर में समाता है तो उसमें एक विशिष्ट लय होती है। रॉन ने सिर हिलाया। वह अनुभव वह कभी नहीं भूल सकता था। ऊर्जा का प्रचंड प्रवाह उसकी नाड़ियों से गुजर रहा था, हर धड़कन सूरज की धड़कन जैसी। इस बार आंद्रे की आवाज गंभीर हो गई। तुम्हें सक्रिय रूप से ऊर्जा को मार्गदर्शन देना होगा। ये कुछ ऐसा है। वह उपयुक्त उपमा ढूंढने की कोशिश करने लगा। ये जैसे नृत्य करना हो। पहली बार किसी ने तुम्हें नचाया, लेकिन इस बार तुम्हें खुद संगीत की लय के साथ तालमेल बैठाना है। और इसके बाद तुम्हें भविष्य में बॉडी रिफाइनिंग के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं होगी। रॉन समझ गया। उसे सुबह हर्ब स्टोर का अनुभव याद आया, जहां हर जड़ी बूटी की अपनी एक लय थी। मुख्य बात थी उस लय को पहचानना और उसे साधना। मैं समझ गया। उसने शर्ट उतारकर पत्थर की चौकी पर पद्मासन में बैठते हुए कहा, चलो शुरू करें।
स्कॉचिंग एसेंशियल ऑयल का पता चला है। क्या आप दूसरी बॉडी रिफाइनिंग शुरू करना चाहते हैं? नोट, ये बॉडी रिफाइनिंग कुछ नाइट स्क्वायर गुणों की वृद्धि को प्रभावित करेगी। पहली बॉडी रिफाइनिंग के बाद अब वह अपने शरीर में नाड़ियों के मार्ग को साफ महसूस कर सकता था। इस बार मुझे हर कदम याद दिलाने की जरूरत नहीं, आंद्रे ने तेल मिलाते हुए कहा। तुम्हें सक्रिय रूप से ऊर्जा को मार्गदर्शन देना होगा। रॉन ने सिर हिलाया, आंखें बंद की और अपनी सांसों को संतुलित करने लगा। दूसरी बॉडी रिफाइनिंग शुरू करें। पुष्टि। जैसे ही तेल की पहली बूंद उसकी पीठ पर गिरी, वही जलन फिर से महसूस हुई। लेकिन इस बार रॉन ने इसे निष्क्रिय रूप से नहीं सहा। उसने क्राउन ब्रीदिंग तकनीक की लय के साथ तालमेल बैठाया। सांस अंदर 7 गिनती। ऊर्जा सांस के साथ शरीर में प्रवेश करती है। रोकना 3 गिनती। तेल में छिपी प्रचंड लय को महसूस करना। सांस बाहर 5 गिनती। ऊर्जा को नाड़ियों के मार्ग पर प्रवाहित करना। बहुत अच्छा, आंद्रे की आवाज दूर से आए। अब दूसरी लय में प्रवेश करो। रॉन ने अपनी सांसें और गहरी की। इस बार वह हर ऊर्जा प्रवाह को साफ साफ महसूस कर पा रहा था, जैसे अनगिनत छोटी छोटी आग की धाराओं को वह नियंत्रित कर रहा हो और उन्हें तय रास्तों पर ले जा रहा हो। दूसरी बॉडी रिफाइनिंग प्रगति 35%। मैजिक पोशन अप्रेंटिस पेशे का समन्वय प्रभाव सक्रिय है। नाड़ियों के सुधार की क्षमता थोड़ी बढ़ी। ऊर्जा अवशोषण दर थोड़ी बढ़ी। सांसें और गहरी होते ही रॉन एक अद्भुत अवस्था में प्रवेश कर गया। पहली बार के निष्क्रिय सहन से अलग, इस बार वह ऊर्जा के प्रवाह पैटर्न को साफ देख सकता था। जलती हुई धाराएं जैसे अदृश्य ब्रश हों जो उसकी नाड़ियों की रूपरेखा बना रही थीं। दूसरी लय पर ध्यान दो। आंद्रे की कुछ चिंतित आवाज पास से आए। सांस अंदर 9 गिनती। रोकना 5 गिनती। सांस बाहर 7 गिनती। याद रखो, लय तुम्हारे हाथ में है। रॉन ने बताए अनुसार अपनी सांसों की गति बदली। लय बदलते ही उसने महसूस किया कि ऊर्जा का प्रवाह एक नए ढंग से चल रहा है। हर सांस एक सुर बन गई थी और नाड़ियां वाद्य यंत्र बन गई थीं। जब लय पूरी तरह मेल खा गई तो ऊर्जा का प्रवाह बेहद सुगम हो गया। लगता है मैंने इसकी मूल बात पकड़ ली है, रॉन ने मन ही मन सोचा। यह ऊर्जा प्रवाह का नियम वैसा ही था जैसा उसने सुबह हर्ब स्टोर में जड़ी बूटियों में देखा था। अचानक एक और भी प्रचंड गर्मी का प्रवाह उसके शरीर में उमड़ पड़ा। ये जलते हुए तेल की आखिरी लहर थी जिसका तापमान पहले से कहीं अधिक था। निर्णायक क्षण आ गया है। आंद्रे की आवाज गूंजी, याद रखो, इस ऊर्जा का विरोध मत करो, इसे दिशा दो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जादूगर अनलिमिटेड प्रोफेशन स्लॉट्स। अध्याय 14 नौकर और कीमत के टैग। रॉन जानता था कि यह एक बेहद नाजुक क्षण है। पिछली बार की बॉडी रिफाइनिंग से उत्पन्न ऊर्जा ने लगभग उसे चीर कर रख दिया था, लेकिन इस बार उसने पहले ही मुख्य बिंदु पकड़ लिए थे। उसने गहरी सांस ली और क्राउन ब्रीदिंग तकनीक की विशेष लय का उपयोग करके उस उग्र ऊर्जा को मार्गदर्शित करने की कोशिश शुरू की। शुरुआत में ऊर्जा अब भी काबू में नहीं आ रही थी, मानो जंगली आग की तरह उसकी नसों में दौड़ रही हो। लेकिन जैसे जैसे उसकी सांसें सही तालमेल में आने लगी, वैसी ही उग्र ऊर्जा धीरे धीरे शांत होने लगी और एक निश्चित पथ पर बहने लगी। पूर्ण लय का पता चला। नियंत्रण स्तर उच्च। अतिरिक्त गुण वृद्धि प्राप्त। संविधान जोड़ 0.2। संविधान 1.2 1.4। जैसे ही ऊर्जा उसकी नसों में पूरी तरह से समाहित होने वाली थी, रॉन ने अचानक कुछ अजीब महसूस किया। उसकी चेतना में बहती हुई ऊर्जा मानो किसी विशेष आकार का रूप ले रही थी, एक छोटा सूरज जो धीरे धीरे उसके भीतर घूम रहा था। यह दृश्य उसे पहली बॉडी रिफाइनिंग के समय की माया की याद दिलाता था, लेकिन इस बार दृश्य बहुत स्पष्ट था, यहाँ तक कि उसे इसके भीतर कोई गहन नियम भी महसूस हो रहा था। पूरी तरह ध्यान केंद्रित करो। आंद्रे की आवाज अचानक गंभीर हो गई, तुम्हें अभी कुछ दिखना चाहिए। वास्तव में रॉन की चेतना में वह सूरज सिर्फ एक पैटर्न नहीं था, बल्कि मानो किसी प्राकृतिक नियम का प्रतिरूप था। उसकी गति पूरी तरह क्राउन ब्रीदिंग तकनीक की लय से मेल खा रही थी। मैं समझ गया। रॉन ने अंततः एक गहरी बात पकड़ ली। इस तकनीक को क्राउन ब्रीदिंग तकनीक कहने का कारण सिर्फ यह नहीं कि यह ऊर्जा को सूरज की तरह मार्गदर्शित करती है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यह स्वयं सूरज के संचालन के नियम की नकल करती है। जब अंतिम ऊर्जा की लहर उसकी नसों में समाहित हो गई तो रॉन ने धीरे से आंखें खोलीं। उसने देखा आंद्रे उसे एक अजीब निगाह से देख रहा था। आंद्रे कुछ कहना चाहता था लेकिन झिझका। तुमने सूरज का पैटर्न देखा? रॉन ने सिर हिलाया। सिर्फ देखा ही नहीं, बल्कि उसके नियम को भी महसूस किया। अविश्वसनीय। आंद्रे का चेहरा जटिल हो गया। मुझे ये समझ तब मिली थी जब मैं साधना के दूसरे चरण पर पहुंचा था, तुम तो बस दूसरी बॉडी रिफाइनिंग पर ही। उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया, लेकिन रॉन उसका आशय समझ गया। ये तकनीक का सार समझना केवल बॉडी रिफाइनिंग पूरी करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। छात्रावास क्षेत्र लौटते समय रॉन दिन भर के अनुभवों पर विचार करता रहा। चमकती हुई स्टार ग्रास उसकी सक्रियता बनाए रखने का कारण सिर्फ ये था कि उसने अनजाने में क्राउन ब्रीदिंग तकनीक की लय का उपयोग किया था। हर बार जब वह सांस लेता, जड़ी बूटियों की ऊर्जा एक विशेष लय में प्रवाहित होती। क्या सोच रहे हो? आंद्रे की आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ी। मैं सोच रहा हूँ। रॉन रुका और कृत्रिम स्टार ड्यू की बोतल को याद किया। क्या हर असाधारण शक्ति की अपनी एक लय होती है? क्या मतलब? जैसे स्टार ग्रास अपनी सक्रियता को विशेष लय में बनाए रखता है और आवश्यक तेल जलाना भी सांसों की लय से मेल खाता है, तभी असर होता है। रॉन ने समझाया। तो फिर आत्मिक शक्ति का क्या? आंद्रे की आंखों में रुचि चमकी। तुम्हारा कहना है कि अगर कोई आत्मिक शक्ति की लय खोज ले तो शायद ध्यान की गति बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल प्रयास करने लायक है। रॉन ने सिर हिलाया। आज लेडी एलन ने मुझे सरल औषधि बनाना सिखाने का जिक्र किया था, शायद उससे मुझे कुछ नया बोध हो। बात करते करते वे दोनों छात्रावास पहुंच गए। जैसे ही सीढ़ियां चढ़े, उन्हें तेज कदमों की आहट सुनाई दी। एक भव्य पोशाक पहने पर कुछ अस्त व्यस्त युवती उनके पास से गुजरी।
तेज इत्र की गंध, पसीने और एक अजीब मछली जैसी गंध को ढंक रही थी। रॉन ने उसे पहचान लिया, वह उनकी ही बैच की उम्मीदवार प्रशिक्षुओं में से एक थी, एमिली। उसके परिचय के अनुसार वह एक ड्यूक की बेटी थी, पर इस समय ये ड्यूक की बेटी किसी खास समारोह की नर्तकी जैसी लग रही थी। उसका गला गहरे तक खुला था, मेकअप फैला हुआ था और होठों के कोने पर हल्की लाल छाप थी। रॉन और आंद्रे को देखकर एमिली का चेहरा लाल पड़ गया। उसने हल्के से चेहरा ढंका और तेजी से मुड़कर गलियारे के मोड़ पर गायब हो गई। एक और, आंद्रे ने उपेक्षा से कहा, सिर्फ इस महीने में ही 3 लोगों ने ये राह चुनी है। क्या मतलब? तुम नहीं जानते? आंद्रे ने रॉन के हैरान चेहरे की ओर देखा। परीक्षा पास करने वाले प्रशिक्षुओं को नौकर रखने का अधिकार मिलता है। जो लोग आगे कोई उम्मीद नहीं देखते, वे पहले से ही किसी प्रशिक्षु की शरण में चले जाते हैं। यह कोई बुरा विकल्प नहीं। उसकी आवाज़ में व्यंग्य झलक रहा था। एमिली टॉवर 3 के मार्कस के पास गई है। सुना है वह खासकर ऐसी सुंदर नौकरानियां जमा करने का शौकीन है। उसके पास पहले से 5-6 हैं। रॉन ने आंद्रे के चेहरे पर छाई उदासी को देखा और समझ गया। सुना है मार्कस और उसका जुड़वां भाई हाल ही में एक शापित जादू पर शोध कर रहे हैं जो आत्मिक शक्ति को सोखता है। उनके एक नौकर पर प्रयोग करते करते वह मूर्ख हो गया। वह रुका और धीमे स्वर में बोला, लेकिन इसके बावजूद लोग उनकी ओर भागे चले जाते हैं। ब्लैक मिस्ट जंगल में केवल जीवित रह पाना ही बहुतों की सबसे बड़ी विलासिता है। रॉन चुप रहा। यही था जादूगरों की दुनिया, जहां मजबूत लोग कमजोरों की जिंदगी और मौत के मालिक होते हैं। ये पदानुक्रम बहुत गहराई से जड़ें जमाए हुए था। खैर, आंद्रे ने अपने भावों को काबू में किया। तुमने अच्छी राह पकड़ी है। लेडी एलन भले ही कठोर हो, लेकिन कम से कम। उसने वाक्य अधूरा छोड़ा, लेकिन रॉन समझ गया। वह बूढ़ी चुड़ैल बाहर से डरावनी जरूर लगती थी, पर पिछले 2 दिनों में उसके बर्ताव में उसने दयालुता भी देखी थी। वैसे, रॉन को कृत्रिम स्टार ड्यू की बोतल याद आई। उसने सहजता से पूछा, होल्ड प्रशिक्षु ने मुझे इतनी कीमती जादुई औषधि क्यों भेंट की? शायद तुम्हारी प्रतिभा को सराहने के लिए। आंद्रे ने कंधे उचका दिए। ब्लैक मिस्ट जंगल में कोई भी उपकार बिना कारण नहीं होता। अगर तुम आगे बढ़े तो शायद तुम्हें इसका मूल्य चुकाना पड़े। किस्मत का हर तोहफा पहले से ही गुप्त कीमत के टैग के साथ आता है। रॉन ने सिर हिलाया। वह भली भांति समझ गया था कि इस तोहफे के पीछे छिपा असली अर्थ क्या है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये रहा चैप्टर 15, ऑक्यूलर ट्रेमर्स एंड फ्लैश प्रोलिफरेशन। अध्याय 15, नेत्र कंपकंपी और मांस की वृद्धि। छात्रावास लौटने के बाद रॉन ने तुरंत आराम नहीं किया, बल्कि अपनी रोज की ध्यान साधना शुरू कर दी। जैसे ही से वह मैजिक पोशन अप्रेंटिस बना, उसे महसूस हुआ कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति की संवेदना कहीं अधिक तेज हो गई है। और आज बॉडी रिफाइनिंग के दौरान रिद्म की जो समझ मिली, उसने मानो एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण खोल दिया। अगर क्राउन ब्रीदिंग तकनीक सूरज के पैटर्न की नकल करती है, रॉन ने घिसे पिटे बेसिक मेडिटेशन टेक्निक को खोला, तो क्या आध्यात्मिक शक्ति का भी कोई विशेष संचालन पैटर्न है? उसने ध्यान से पुस्तक में बने 3 आंख से निर्मित मूलभूत रून को देखा। पहले वह बस यांत्रिक ढंग से नकल करता था, लेकिन अब अचानक उसे एहसास हुआ, इन 3 आंख का संयोजन किसी लय रिदम की ओर संकेत करता है। इस विचार के साथ उसने अलग अलग लेयों में उस रून को बनाना शुरू किया। मूल ध्यान साधना शुरू होती है। जैसे ही उसकी चेतना में पहला आग बना, उसने जल्दीबाजी में पूरा करने के बजाय आध्यात्मिक शक्ति के प्रवाह को सावधानी से महसूस किया। आश्चर्यजनक रूप से, जब भी रून का कोई भाग आध्यात्मिक शक्ति की तरंगों से प्रतिध्वनित होता, वह आग बेहद स्थिर हो जाता। तो यही बात है। रॉन को अंततः कुछ समझ में आया। ये रून केवल आध्यात्मिक शक्ति को मार्गदर्शन देने का साधन नहीं था, इसका आकार स्वयं आध्यात्मिक शक्ति के सबसे स्वाभाविक प्रवाह की नकल कर रहा था। विशेष प्रभाव सक्रिय, आध्यात्मिक लय, ध्यान प्रभाव थोड़ा बड़ा। बेसिक मेडिटेशन अनुभव अंक जोड़ 1। बेसिक मेडिटेशन अनुभव अंक जोड़ 1। बेसिक मेडिटेशन अनुभव अंक जोड़ 1। आज की साधना समय सीमा पूरी हो गई, आराम करने की सलाह है। अनुभव अंकों की सामान्य से अधिक वृद्धि ने उसकी धारणा को सही साबित कर दिया। लेकिन जैसे ही वह ध्यान जारी रखने वाला था, दरवाजे के बाहर अचानक हलचल उठी। क्या कोई फिर से उन्नति कर गया? वह उठकर बाहर आया और देखा, एक परिचित आकृति तेजी से परीक्षण कक्ष की ओर भाग रही थी। वह लॉक था, जो उसके साथ ही ब्लैक मिस्ट जंगल आया था और इस समय उत्साह में दौड़ रहा था। इसके बाद की घटनाएं, परीक्षण कक्ष में लॉक का क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखना, उसका असामान्य कंपन, आध्यात्मिक शक्ति का नियंत्रण से बाहर होना और फिर श्वेत वस्त्रधारी आधिकारिक जादूगर का प्रकट होना। रॉन और आंद्रे ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। लॉक की आंखें अनियंत्रित रूप से कांपने लगी, उनमें विचित्र ज्यामितीय पैटर्न झलक रहे थे। उसकी त्वचा के नीचे मांसपेशियां मानो रेंगने लगी, दाहिना हाथ फट गया और भीतर से मांस के लोथे उभरने लगे। नेत्र कंपकंपी सिंड्रोम। श्वेत वस्त्रधारी जादूगर ने शांति से कहा, जब नश्वर ऐसी सच्चाई देख लेता है जिसे उसे नहीं देखना चाहिए, तो यही सबसे सामान्य प्रतिक्रिया है। और ये मांस वृद्धि सिंड्रोम है। वह हल्के से हंसा। एक ही समय में 2 प्रकार की प्रदूषणात्मक विकृतियां, ये दुर्लभ है। रॉन कांपते हुए भी देखता रहा। ये थी जादूगरों की दुनिया, जहां शक्तिशाली लोग कमजोरों को मात्र प्रयोग सामग्री समझते हैं और जीवन मृत्यु का निर्णय एक विचार से हो जाता है। लॉक की चीखें, आंखों में अजीब पैटर्न, मांस का फटना और पुनर्गठन, ये सभी दृश्य रॉन के मन में गहराई से अंकित हो गए। वापसी के रास्ते में रॉन चुपचाप सब सोचता रहा। उसने धीरे से पूछा, आंद्रे, ये नेत्र कंपकंपी और मांस वृद्धि के लक्षण क्या तुमने पहले देखे हैं? आंद्रे का चेहरा तुरंत गंभीर हो उठा। रॉन, ये वह चीज नहीं है जिस पर तुम्हें अभी ध्यान देना चाहिए। अध्याय 16, कोरोना, तलवारबाजी और काला बाजार। रॉन और भी सवाल पूछना चाहता था, लेकिन सामने वाले के उदास चेहरे को देखकर उसने फिलहाल अपने संदेह दबा दिए। उसे अच्छी तरह पता था कि इस अजीब और डरावनी अंधेरी दुनिया में ज्यादा जान लेना हमेशा अच्छी बात नहीं होती। आंद्रे से विदा लेकर जब वह अपने छात्रावास लौटा, तो उसका मन अब भी बेचैन था।
वे भयावह दृश्य बार बार उसकी आंखों के सामने कौंध रहे थे, जिससे उसे उल्टी सी आने लगी। आखिर लॉक को वह प्रतिबंधित औषधि कहाँ से मिली? वह खुद से बड़बड़ाया, फिर अपनी स्थिति देखने के लिए सिस्टम पैनल खोल लिया। रॉन राल्फ, उम्र 15, वर्तमान युद्ध पेशा नाइट का स्क्वायर 1 स्टार, वर्तमान जीवन पेशा मैजिक पोशन प्रशिक्षु 1 स्टार, गुण शारीरिक शक्ति 1.4, आत्मा 1.6, जादुई शक्ति 0.4, तारांकन कौशल बेसिक मैजिक पोशन मेकिंग निपुण, बेसिक मेडिटेशन शुरुआती, स्लाइम स्प्लैश शुरुआती, मैजिक पोशन रिफाइनिंग शुरुआती, हर्ब रिग्निशन शुरुआती, बेसिक स्वॉर्ड्समैनशिप शुरुआती, ब्रीदिंग बॉडी रिफाइनिंग शुरुआती, तारांकन विशेष प्रतिभा डुअल सोल सन की सुरक्षा अवशेष, शक्ति स्तर नाइट का स्क्वायर। कम से कम मेरे पास ये सुनहरा अवसर गोल्डन फिंगर तो है, टेढ़े मेरे रास्तों पर चलने की जरूरत नहीं। डेटा में धीरे धीरे हो रही प्रगति देखकर रॉन को थोड़ी तसल्ली मिली। साथ ही मौजूदा ध्यान मेडिटेशन की रफ्तार देखते हुए इस महीने में उन्नति की उम्मीद थी। तब कई समस्याएं आसानी से हल हो जाएंगी। तभी पड़ोस वाले कमरे से एक धमाका सुनाई दिया, जिसने उसकी सोच तोड़ दी। धत्तेरे की साउंड वेव मैजिक, फिर क्यों असफल हो गया? गुस्से से भरी गालियां दीवार के उस पार से आईं। रॉन अनायास ही हल्की मुस्कान लिए सिर हिलाने लगा। पड़ोसी की लगन वाकई काबिले तारीफ थी। हालांकि वह हर दिन असफल होता था, लेकिन कभी शॉर्टकट नहीं अपनाता। मगर इस रफ्तार से तो वह प्रशिक्षु मूल्यांकन पास नहीं कर पाएगा। खैर, उसे दूसरों की फिक्र करने का समय कहाँ था। रात ढलते ही ब्लैक मिस्ट जंगल पर सन्नाटा छा गया, लेकिन कुछ छिपे कोनों में लोग अब भी गुप्त सौदेबाजी कर रहे थे। सुना क्या? टॉवर 3 में एक और नौकर मर गया। हाय, मार्कस इन दिनों कोई श्राप वाली जादू विद्या पढ़ रहा है। उसके तरीके बहुत ही क्रूर हैं। लेकिन उसका नौकर बनना कम से कम जान की गारंटी देता है। भले हर रात मुश्किल हो, लेकिन उन बदनसीबों से तो अच्छा है जो प्रयोग का शिकार बनकर दानवों का चारा हो जाते हैं। गलियारे के अंत से ये बिखरी बिखरी बातें आ रही थीं, जहां कुछ आलीशान कपड़े पहने गहनों से सजी नौकरानियां इकट्ठी थीं। उनके चेहरे पर हल्की घमंड की झलक थी। आखिर इस कमजोर की बलि, ताकतवर का राज वाली दुनिया में किसी ताकतवर से चिपके रहना भी एक पूंजी था। रॉन दरवाजे के पीछे खड़ा था। शरीर संवर्धन बॉडी रिफाइनिंग से तेज हुई उसकी पांचों इंद्रियों ने वह फुसफुसाहट साफ साफ सुन ली। हालांकि ज्यादातर बातें बेकार की गपशप थीं, मगर कभी कभी काम की जानकारी भी मिल जाती। वो लोग सच में मूर्ख है जो काला बाजार के व्यापारी से गैरकानूनी औषधियां खरीदने गया। लेकिन अब इसका हमसे क्या लेना देना? वे लोग तो वैसे भी सिर्फ उन्हीं प्रशिक्षु प्रत्याशियों को निशाना बनाते हैं जिनकी समय सीमा पूरी होने वाली होती है। वे तो मरने ही वाले हैं, बेहतर है थोड़ा और कमा लिया जाए। काला बाजार व्यापारी। रॉन ने मन ही मन ये शब्द नोट कर लिया। एक और रास्ता होना हमेशा फायदेमंद होता है। कुछ देर बाद कदमों की आहट धीरे धीरे दूर हो गई और गलियारा फिर से शांत हो गया। लेकिन जहां उसकी नजरें नहीं पहुंच पाईं, वहां वे नौकरानियां जो जानबूझकर ऊंची आवाज में बातें कर रही थीं, छात्रावास क्षेत्र से बाहर निकलते ही एक दूसरे चोगे वाले व्यक्ति के आगे आदर से इकट्ठा हो गईं। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही रॉन की नींद टूट गई। उसका दोबारा सोने का मन नहीं हुआ। आज समय था, इसलिए वह तुरंत बिस्तर से उठ गया। क्योंकि जड़ी बूटी की दुकान में काम पर जाने से पहले काफी समय था, वह मेज पर बैठा और आंद्रे की कोरोना स्वॉर्ड्समैनशिप संबंधी नोटबुक खोल ली। यह एक विशेष तलवारबाजी कला थी जो क्राउन ब्रीदिंग तकनीक के साथ मेल खाती थी। इसमें सांसों से शरीर की चाल को नियंत्रित करने पर जोर दिया जाता था, जिससे तलवार का वेग सूरज जितना प्रचंड हो उठता था। कहा जा सकता है कि यह स्कूल उम्मीदवार प्रशिक्षुओं पर उदार था। छात्रावास क्षेत्र के सिंगल रूम भले ही सादे थे, लेकिन इतने बड़े थे कि वह आसानी से तलवार का अभ्यास कर सके। सबसे बुनियादी शुरुआती चाल से शुरू करते हैं। रॉन ने लकड़ी की तलवार उठाई और कमरे के बीच में खड़ा हो गया। बेसिक स्वॉर्ड्समैनशिप ट्रेनिंग शुरू। क्राउन ब्रीदिंग तकनीक का उपयोग कर चालों को मार्गदर्शन दें। 2 बार बॉडी रिफाइनिंग के बाद उसे क्राउन ब्रीदिंग तकनीक की लय का गहरा अनुभव था। ये लय न केवल आत्मिक शक्ति का मार्गदर्शन करती थी, बल्कि हर शारीरिक हरकत को ताकत से भर देती थी। गहरी सांस लेकर उसने नोट्स के अनुसार सबसे बुनियादी प्रहार का अभ्यास शुरू किया। शुरुआत में थोड़ी अकड़न थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी सांसें लय में आईं, चालें सुचारू और सहज होती चली गईं। हर तलवार प्रहार सांसों की लय से मेल खाता। सांस लेना ताकत जुटाने के लिए, सांस रोकना ध्यान केंद्रित करने के लिए, और सांस छोड़ना प्रहार करने के लिए। लकड़ी की तलवार हवा को चीरती, हल्की सरसराहट पैदा करती। बेसिक स्वॉर्ड्समैनशिप अनुभव जोड़ 1। बेसिक स्वॉर्ड्समैनशिप अनुभव जोड़ 1। बेसिक स्वॉर्ड्समैनशिप अनुभव जोड़ 1। वाकई शुरुआती स्तर पर प्रगति बहुत तेज होती है। रॉन ने पैनल पर डेटा देखते हुए हल्की मुस्कान ली। इस तलवारबाजी का क्राउन ब्रीदिंग तकनीक से उत्तम तालमेल उसे सहज अभ्यास करने देता था। साथ ही नाइट स्क्वायर पेशे की वजह से तलवार कला में उसकी गति और बढ़ गई थी। हर सही लय में किए गए प्रहार से लगता मानो उसके मांसपेशियां किसी विशेष ताल को याद कर रही हों, जिससे हर चाल ताकतवर हो रही थी। यह मुझे एक नया विचार देता है, रॉन ने सोचा। सांसों से तलवार को मार्गदर्शन देना, इसे असली युद्ध में भी लागू किया जा सकता है। वह अभ्यास जारी रखे रहा। उसकी लकड़ी की तलवार के घुमाव और भी गोल और लयबद्ध होते चले गए। सही सांसों की ताल में सबसे साधारण चाल भी विशेष लय से भरी लग रही थी। इसी बीच अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं हूं, आंद्रे की गहरी आवाज आई। रॉन ने लकड़ी की तलवार एक तरफ रख दी, तौलिए से पसीना पोंछा और दरवाजा खोलने चला गया। दरवाजा खुला तो उसने देखा 13वां राजकुमार काफी चिंतित लग रहा था। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आंद्रे ने कमरे का दरवाजा बंद किया और धीमी तत्पर आवाज में बोला। अभी अभी मुझे पता चला है लॉक ने इतना जोखिम क्यों उठाया। उसे कुछ सूचना मिली थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जादूगर, असीमित पेशा स्लॉट्स।
अध्याय 17 आध्यात्मिक उत्प्रेरक और जाल। क्या खबर है? सुना है कि यह एक व्यापारी से है जो दावा करता है कि उसके पास विशेष रास्ते हैं। आंद्रे के स्वर में हल्की बेचैनी झलक रही थी। हाल ही में ऐसे समाचार उम्मीदवार शिष्यों के बीच बहुत फैल गए हैं। वे व्यापारी दावा करते हैं कि उनके पास ऐसे तरीके हैं जिनसे आध्यात्मिक शक्ति को बहुत कम समय में बढ़ाया जा सकता है। रॉन का दिल धड़क उठा। तो क्या लॉक धोखे का शिकार हुआ? नहीं, उससे भी बुरा हुआ। आंद्रे ने सिर हिलाया। वे वर्जित औषधियां सच में थोड़े समय के लिए आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा सकती हैं, लेकिन इसकी कीमत है। वह आगे नहीं बोला, लेकिन रॉन के मन में तुरंत वह विकृत मांस और लगातार कांपती आंखों की छवि उभर आई। सुना है कि इन व्यापारियों के पीछे जादूगरों का समर्थन है। आंद्रे ने कहा, उन्हें बड़ी संख्या में प्रयोगात्मक विषयों की जरूरत होती है और वे हताश उम्मीदवार शिष्य उनके लिए सबसे अच्छे शिकार होते हैं। रॉन का मन अचानक सतर्क हो गया। तो क्या शुरुआत से ही लॉक पहले से तय शिकार था? फिर उसने जोड़ा कि जैसे ही लॉक के साथ कुछ हुआ, इधर उधर लोग फुसफुसाने लगे कि उसे आध्यात्मिक उत्प्रेरक किस खास रास्ते से मिला था। इतनी संयोगवश बातें बहुत असामान्य थीं। तो मैं तुम्हें यही याद दिलाने आया हूँ। आंद्रे का स्वर बेहद गंभीर हो गया। चाहे कैसी भी लालच सामने आए, उन संदिग्ध चीजों को कभी मत आजमाना। चिंता मत करो, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। रॉन ने हल्की मुस्कान दी। क्या मैंने अब सही रास्ता नहीं ढूंढ लिया है? आंद्रे ने हल्के से सिर हिलाया, कुछ राहत महसूस करते हुए। सच में, यहाँ तक कि लॉर्ड हॉल भी तुम्हारी औषधि निर्माण प्रतिभा को मानते हैं और तुम्हारी क्राउन ब्रीदिंग तकनीक भी सुचारू रूप से प्रगति कर रही है। वैसे ये बताओ, उसने अचानक विषय बदला, आज तुम लेडी एलन के मार्गदर्शन का सामना कैसे करने वाले हो? वह तो मशहूर रूप से सख्त हैं। रॉन ने मेज पर रखे नोट्स पर नजर डाली। मैंने पहले ही बेसिक मैजिक पोशन थ्योरी की सरल औषधियों वाला भाग दोहरा लिया है। उसने घने नोट से भरी एक कॉपी उठाई और औषधियों की अपनी समझ दिखाते हुए बोला। इसके अलावा कल जड़ी बूटी की दुकान पर किए गए व्यवहारिक अभ्यासों ने मुझे कई सामग्रियों के बारे में नई समझ दी है। आंद्रे ने नोट्स लिए और उन्हें पलटते हुए उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभरे। ये सब तुमने खुद संकलित किया है? यहाँ तक कि दुर्लभ जड़ी बूटियों की प्रतिक्रियाएं और आदतें भी इतनी विस्तार से दर्ज की गई हैं। अचानक बाहर अफरा-तफरी मच गई, जिसमें कुछ दबे दबे चीखें भी शामिल थीं। फिर कोई? आंद्रे का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और उसका सामान्यतः सुरुचिपूर्ण स्वर भारी हो गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। इस समय होने वाला हंगामा अक्सर यही दर्शाता था कि किसी हताश व्यक्ति ने उस वापसी न होने वाले रास्ते को चुन लिया है। क्या हमें जाकर देखना चाहिए? रॉन ने झिझकते हुए पूछा। आंद्रे की उंगलियां अनजाने में उसकी कॉलर सहलाने लगी। यह उसकी आदत थी जब वह दुविधा में होता। आखिरकार उसने धीरे से सिर हिलाया। चलो चलते हैं, देख लेना बुरा नहीं है, लेकिन दूरी बनाए रखना। ऐसे समय पर वे सफ़ेद चोगा पहने जादूगर, जिन्हें प्रयोगात्मक सामग्री की कमी होती है, तुरंत पहुंच जाते हैं। जब वे गलियारे के छोर पर पहुंचे तो वहां पहले से ही भीड़ जमा थी। जबकि आसमान अभी पूरी तरह उजला भी नहीं था, साफ था कि यहाँ कोई निकम्मा रहने वाला नहीं था। लॉक वाली सुबह की घटना से अलग इस बार सब चुपचाप दूरी बनाए हुए थे, जैसे किसी चीज से डर रहे हों। झिलमिलाते जादुई क्रिस्टल दीपकों की रोशनी में रॉन ने देखा कि एक विकृत आकृति कोने में सिमटी हुई थी। खिड़की से आती सुबह की किरणें उस कभी नाजुक चेहरे पर पड़ रही थीं, जो अब भयावह रूप से विकृत हो चुका था। वो एमिली है, किसी ने सबसे पहले पहचान लिया। ये नाम सुनते ही रॉन का दिल कांप उठा। कल दोपहर ही उसने इस ड्यूक की बेटी को देखा था। हालांकि वह अस्त व्यस्त थी, फिर भी उसने शानदार रेशमी गाउन पहन रखा था और गले में रत्नजटित हार चमक रहा था। ये कुलीन लड़की भले ही किसी और की दासी बन चुकी थी, फिर भी अपनी शाही गरिमा बनाए हुए थी। और अब एमिली का चेहरा केवल बिगड़ा ही नहीं था, बल्कि उसका शरीर ऐसे ऐसे तरीकों से मुड़ रहा था जो तर्क से परे थे। उसका महंगा रेशमी गाउन पसीने से भीगा हुआ था, उसकी त्वचा से चिपका हुआ और एक भयानक परछाई बनाता हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर कुछ रेंग रहा हो, जिससे उसका कभी पतला शरीर अब अजीब और विकृत हो चुका था। सुना है कि वह कुछ दिन पहले शिष्य मार्कस के कमरे में गई थी। एक महिला शिष्य ने धीरे से कहा। हाँ, एमिली तो कभी संतुष्ट नहीं रहती थी। वह हमेशा प्रारंभिक शिष्य बनने का सपना देखती थी। सच है, जादुई पत्थर के टुकड़ों के लिए अपने शरीर को बेचकर ही उसने आध्यात्मिक उत्प्रेरक हासिल किया था। तच, कितनी अफसोस की बात है। मुझे याद है जब वह पहली बार यहाँ आई थी तो घमंड से कहती थी, भले ही मैं प्रयोगात्मक विषय बन जाऊं, लेकिन यहीं रहूंगी। अब देखो उसे। फुसफुसाहटें अचानक बंद हो गईं क्योंकि गलियारे के छोर पर एक लंबा सफेद चोगाधारी प्रकट हुआ। उसके मुखौटे के नीचे से एक तिरस्कारपूर्ण हंसी सुनाई दी। एक और लापरवाह दयनीय प्राणी। सफेद चोगाधारी जादूगर की आवाज में कोई भावना नहीं थी। नए रूपांतरण सूत्रों के अध्ययन के लिए समय पर मिल गई उपयुक्त परीक्षण विषय की कमी थी। उसने लापरवाही से एक अदृश्य लहर फैलाई, जिसने एमिली को घेर लिया और उसे ले जाने की तैयारी की। जादूगर की कठोर हरकतों से लड़की का चेहरा और भी विकृत हो गया। उसका रत्नजटित हार उसकी सूजी हुई गर्दन में धंस गया। इस क्षण उसने थोड़ा संघर्ष किया और सिर उठाकर आसपास के शिष्यों की ओर देखा। रॉन ने उन आंखों को देखा जो कभी रत्नों की तरह चमकदार और निर्मल थी, अब खून से लथपथ मकड़ी के जाल जैसी हो चुकी थीं। उस रक्तिम गहराई में वह बमुश्किल किसी अजीब वस्तु को लगातार पुनर्गठित होते हुए देख सका। बचाओ, बचाओ। ओह, उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन केवल टूटी फूटी कराह ही निकल सकी। जादूगर ने घृणा से अपना हाथ चोगे में डाला और एक अजीब रोशनी वाला औषधि पात्र निकाला। लगता है तुम्हें थोड़ा शांत करना होगा। चलो। आंद्रे ने रॉन का हाथ पकड़ा। अब आगे क्या होगा ये देखने की जरूरत नहीं है। वे बस मुड़े ही थे कि उनके पीछे से एक चीर देने वाली चीख गूंज उठी, जिसमें गहराइयों से आती किसी राक्षसी गुर्राहट की मिलावट थी। जब वे वापस छात्रावास पहुंचे तो रॉन लंबे समय तक शांत नहीं हो सका। आज जो कुछ हुआ था वह बहुत भारी था। कल रात लॉक और अब एमिली, सबने उसे इस दुनिया की क्रूरता का एहसास दिलाया।
मुझे जल्दी से अपनी ताकत बढ़ानी होगी। इस अंधेरी और निर्दयी दुनिया में शक्ति ही टिके रहने का मूल आधार है, चाहे जीवित रहने के लिए हो या उन सफ़ेद चोगाधारी जादूगरों की प्रयोगशाला की मांस की गड्डी बनने से बचने के लिए। उसने अपनी कॉपी खोली और जड़ी बूटियों के गुणों का अध्ययन जारी रखा। जल्द ही उसे लेडी एलन से मार्गदर्शन मिलने वाला था और उसे पूरी तैयारी करनी थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 18 जादुई औषधि परिष्करण उत्तेजक औषधि। सुबह के समय ब्लैक मिस्ट जंगल अब भी हल्की धुंध से ढका हुआ था, लेकिन रॉन पहले ही जड़ी बूटी की दुकान के सामने पहुंच चुका था। उसकी नज़रें जर्जर लकड़ी के दरवाजे पर टिकी थीं और उसके मन में अनगिनत विचार उमड़ रहे थे। लॉक और एमिली के दुखद दृश्य बार बार उसकी आंखों के सामने कौंध रहे थे। बीते कुछ दिनों की घटनाओं ने उसे बेचैन कर दिया था, लेकिन साथ ही उसकी ताकत बढ़ाने का संकल्प और भी मजबूत कर दिया। उसने आकाश की ओर देखा, वह तय समय से आधा घंटा पहले ही पहुंच गया था। ये सावधानी अब उसकी आदत बन चुकी थी। देर होने के परिणामों पर दांव खेलने की हिम्मत वह नहीं करता था। दरवाजे पर लगी कांसे की पवन घंटी हवा में साफ सुथरी झनकार कर रही थी। हालांकि दुकान का दरवाजा कसकर बंद था, फिर भी वह लेडी एलन की अनोखी जादुई शक्ति की लहरों को स्पष्ट रूप से महसूस कर पा रहा था। रॉन ने गहरी सांस ली और धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। जल्द ही भीतर से लेडी एलन की भारी खुरदरी आवाज आए, अंदर आओ नौजवान। जैसे ही दरवाजा खोला, अलग अलग अजीब गंधें उस पर टूट पड़ीं। पिछले कुछ दिनों में वह इनसे परिचित हो चुका था और अधिकांश जड़ी बूटियों की विशेषताओं को पहचानने में सक्षम हो गया था। वह मूनलाइट घास की ताजगी, स्नैक फैंग घास की तीखी गंध और कुछ अन्य अनोखी खुशबुएं जो वह नाम नहीं जानता था, पहचान सकता था। तय समय से पहले आ गए। काउंटर के पीछे खड़ी लेडी एलन की पन्ना सी हरी आंखों में हल्की स्वीकृति की झलक थी। लगता है तुम आलसी नहीं हो, यह अच्छी बात है। रॉन ने शिष्टाचार के शिक्षक द्वारा सिखाए गए एक कुलीन भाव की नकल की। यह मेरा सम्मान है मैडम कि आप मेरी सराहना करती हैं। ये बेकार की बातें रहने दो, बुजुर्ग चुड़ैल ने हाथ हिलाते हुए कहा। उनकी नज़रें फिर से बाज जैसी तेज हो गईं। पहले मुझे तुम्हारा गृहकार्य जांचना है, रॉन ने तुरंत उत्तर दिया। जी मैडम, मैंने बेसिक मैजिक पोशन थ्योरी में उत्तेजक औषधि वाले हिस्से को 3 बार दोहराया है और कुछ नोट्स भी बनाए हैं। ये कहते हुए उसने अपनी जेब से मोटी कॉपी निकाली। उसमें तरह तरह की सामग्रियों के गुण, उनके परस्पर नियम और विस्तृत अवलोकन दर्ज थे। लेडी एलन ने कॉपी को सरसरी निगाह से पलटा और उनकी आंखों में चमक धीरे धीरे बढ़ने लगी। दिलचस्प, तुमने सिर्फ किताब की बातें ही नहीं लिखी, बल्कि अपनी समझ भी जोड़ी है। जड़ी बूटियों के गुणों को आध्यात्मिक धारणा से जोड़ने का विचार काफी नया है। उन्होंने कॉपी बंद कर दी और रॉन को गहराई से देखते हुए कहा, मेरे पीछे आओ, आज तुम्हें बहुत कुछ सिखाना है। बुजुर्ग चुड़ैल रॉन को एक संकरे गलियारे से ले जाती हुई दुकान के भीतर गहरे परिष्करण कक्ष तक पहुंची। पिछली बार से अलग, कार्य मेज पहले से ही औजारों और सामग्रियों से भरी हुई थी। स्पष्ट था कि सब बारीकी से तैयार किया गया था। एक कांसे का पात्र विशेष चूल्हे पर रखा था, जिसके नीचे नीली विचित्र लौ टिमटिमा रही थी। सबसे पहले मैं तुम्हें सबसे बुनियादी उत्तेजक औषधि बनाना सिखाऊंगी, लेडी एलन ने मेज पर रखी सामग्रियों का परिचय देते हुए कहा। हालांकि यह औषधि बाजार में आम है, लेकिन एक परिपूर्ण द्रव्य तैयार करना आसान नहीं है। प्रत्येक सामग्री की सही मात्रा और सही समय पर प्रयोग बेहद जरूरी है। रॉन कार्य मेज के पास पहुंचा और अपनी हर रिग्निशन क्षमता का उपयोग कर सामग्रियों को ध्यान से देखने लगा। मूनलाइट घास की ताज़ा पत्तियां अब भी ओस से भीगी हुई थीं। भूतिया नीली आग की रोशनी में वे चांदी सी चमक बिखेर रही थीं। कार्बन ब्रीथ घास की डंडी हल्का नीला धुआं छोड़ रही थी, ये दर्शाते हुए कि उसमें सक्रिय घटक अब भी मौजूद हैं। और कुछ अनाम लेकिन विशिष्ट गंध वाली सामग्रियां कांच की तश्तरियों में सलीके से रखी हुई थीं। हर सामग्री का अपना एक लय होता है, लेडी एलन की आवाज़ गूंजी। एक सच्चे रसायनज्ञ को सामग्रियों के गुणों को समझना चाहिए और उनकी सामंजस्यपूर्ण गूंज को साधना चाहिए। ये सुनकर रॉन के भीतर कुछ हलचल हुई। उसे कल क्राउन ब्रीदिंग तकनीक का अभ्यास करते समय मिली अनुभूति याद आई। चाहे वह आध्यात्मिक शक्ति हो, श्वसन तकनीक हो या ये जड़ी बूटियां, सब मानो किसी खास पैटर्न का पालन करती थीं। लगता है तुम्हें कोई समझ आई है। लेडी एलन ने तुरंत उसके चेहरे पर आए बदलाव को भांप लिया। हाँ, रॉन ने सिर हिलाया। जैसे कल स्टार ग्रास के साथ हुआ, जब मैंने उसे एक खास तरीके से रखा तो ऐसा लगा जैसे मैं उसकी कोई आंतरिक लय महसूस कर पा रहा हूँ। बुरा नहीं, चुड़ैल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। हर सच्चा रसायनज्ञ इसी लय के संतुलन की तलाश में होता है। उन्होंने मेज पर रखी सामग्रियों की ओर इशारा किया। अब मुझे तुम्हारी समझ दिखाओ। रॉन ने गहरी सांस ली और अपनी समझ के अनुसार औषधि तैयार करना शुरू किया। इस बार उसने पूरी तरह पाठ्यपुस्तक विधि का पालन नहीं किया, बल्कि हर सामग्री के गुणों को महसूस करने की कोशिश की। मूनलाइट घास की चांदी जैसी चमक आध्यात्मिक शक्ति की लहरों से बहुत मिलती जुलती थी, इसलिए उसने इन्हें ध्यान जैसी लय में संभालने की कोशिश की। धीरे धीरे वह एक अद्भुत अवस्था में प्रवेश करने लगा। हर सामग्री मानो अपनी एक आवाज़ रखती हो और उसका कार्य इन आवाज़ों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से मिलाना था। दिलचस्प, लेडी एलन अचानक बोली, तुम आध्यात्मिक शक्ति की लय से सामग्रियों के मेल को मार्गदर्शन दे रहे हो। रॉन थोड़ा चौंक गया। आपका मतलब? जारी रखो, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं, चुड़ैल ने बीच में ही कहा। मुझे देखना है कि तुम किस हद तक पहुंच सकते हो। रॉन ने सिर हिलाया और ध्यान केंद्रित कर कार्य जारी रखा। जब अंतिम सामग्री कांस्य पात्र में डाली गई तो औषधि का रंग बदलने लगा, धुंधला से साफ होता हुआ अंततः हल्की सुनहरी सी आभा लिए हुए हो गया। उसकी धारणा में पूरी औषधि की ऊर्जा लहरें सूक्ष्म संतुलन पर पहुंच गई थीं। जैसा मैंने सोचा था, लेडी एलन बुदबुदाई। वास्तव में तुम्हारे पास आध्यात्मिक धारणा की कुछ प्रतिभा है। औषधि निर्माण में आध्यात्मिक शक्ति की लय का प्रयोग करना हर कोई नहीं सोच सकता। उन्होंने चांदी के चम्मच से औषधि का थोड़ा हिस्सा लिया। हालांकि अभी भी कच्चा है, लेकिन दिशा सही है।
तभी दुकान के बाहर से कदमों की आहट आई जो धीरे धीरे पास आती गई। लगता है कोई ग्राहक आया है, लेडी एलन ने अपना शिक्षण स्वर बदलते हुए कहा। मैं ग्राहक को देखती हूँ, बाद में तुम शेल्फ व्यवस्थित कर लेना। काम करते समय आज की शिक्षा पर ध्यान से सोचो। इस दुनिया की हर शक्ति एक निश्चित लय का अनुसरण करती है, मुख्य बात है उसे समझना और उपयोग करना। वह जाने ही वाली थी कि अचानक उन्हें कुछ याद आया। उन्होंने पीछे मुड़कर पात्र की ओर देखा। हालांकि यह औषधि ज्यादातर ठीक है, लेकिन अभी भी अधूरी है। तुम इसे बोतलों में भरकर अपने साथ ले जा सकते हो, बेचो या खुद रखो, ये तुम्हारी इच्छा है। रॉन के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। ये वास्तव में अप्रत्याशित लाभ था। उसने सिर झुकाकर आभार व्यक्त किया और लेडी एलन के जाने के बाद औषधि को कई छोटी बोतलों में भर लिया। परिष्करण कक्ष से निकलने से पहले रॉन ने कांस्य पात्र की ओर नजर डाली जो अब भी गर्मी छोड़ रहा था, और विचारों में खो गया। जब से वह इस दुनिया में आया था और मूल आत्मा से पूरी तरह मिल गया था, उसकी प्रगति साधारण लोगों से कहीं तेज रही थी। इसका सबसे बड़ा कारण निश्चित रूप से गोल्डन फिंगर द्वारा लाया गया प्रगति स्थिरीकरण था, लेकिन उसका अनोखा द्विआत्मा डुअल सोल गुण भी कम महत्वपूर्ण नहीं था। दो आत्माएं, दो तरह की सोच। रॉन ने मन ही मन बुदबुदाया और उसकी उंगलियां अनजाने में मेज पर कोई लय बजाने लगीं। उसे अपने पैनल पर लिखे डुअल सोल के विवरण याद आए। समझने की क्षमता बढ़ती है। जब आध्यात्मिक शक्ति एक निश्चित सीमा तक पहुंचती है तो दोहरी जादू कास्टिंग की जा सकती है। शुरू में उसने केवल बाद वाले हिस्से पर ध्यान दिया था, दोहरी कास्टिंग की क्षमता पर और सामने लिखी साधारण सी लगने वाली समझने की क्षमता बढ़ती है को नजरअंदाज कर दिया था। अब जाकर वह सचमुच समझ पाया कि इस समझने की क्षमता में वृद्धि का असली मतलब क्या है। दरअसल उसकी दोनों आत्माओं की पूरी तरह भिन्न सोच के कारण वह इस दुनिया के असाधारण नियमों को एक नए दृष्टिकोण से समझ पा रहा था। रॉन ने हल्के से अपनी आंखें मूंद लीं और अपने भीतर आध्यात्मिक शक्ति के प्रवाह को महसूस करने लगा। उसकी धारणा में आध्यात्मिक शक्ति अब सिर्फ धुंधली ऊर्जा नहीं रही थी, बल्कि उसमें विशेष सुर थे। हर प्रवाह मानो एक परिष्कृत संगीत रचना जैसा था। उसकी पृथ्वी वाली आत्मा की संगीत और कला की समझ इस दुनिया की मूल आत्मा की अलौकिक शक्ति की सहज अनुभूति से पूरी तरह मेल खा रही थी। दोनों आत्माओं के सेतु प्रभाव ने उसे दूसरों से कहीं तेजी से विभिन्न शक्तियों की लय समझने की क्षमता प्रदान की। चाहे वह औषधि निर्माण हो, ध्यान तकनीक हो, श्वसन कला हो या जादुई संरचना, बाहर से ये सब अलग अलग दिखते थे, लेकिन जैसे कोई संगीतज्ञ कई वाद्य यंत्र समझता है, वैसे ही वह आसानी से इनके बीच स्विच कर सकता था। उसका डुअल सोल गुण उसे अलग अलग क्षेत्रों की लयों को समझने और असंबंधित दिखने वाले पहलुओं को जोड़ने की क्षमता देता था। जहां तक भविष्य में जागृत होने वाली दोहरी कास्टिंग क्षमता का सवाल था, अभी के लिए वह अब भी एक दूर का सपना प्रतीत होता था। जादूगर, असीमित पेशे विकल्प। अध्याय 19, औषधियों के प्रभाव और जादू प्रयोग। जैसे ही उसने काम खत्म किया और हर्ब स्टोर से बाहर आया, रॉन ने कुछ स्टिमुलेंट पोटियों की बोतलें सावधानी से अपनी कोट में रख लीं। हालांकि लेडी एलेन ने कहा था कि ये सिर्फ दोषपूर्ण उत्पाद हैं, लेकिन एक उम्मीदवार प्रशिक्षु के लिए ये अभी भी दुर्लभ प्राप्ति थी। ब्लैक मिस्ट जंगल में उत्तम गुणवत्ता की स्टिमुलेंट पोटियों की एक बोतल अक्सर 10 से अधिक मैजिक स्टोन फ्रैगमेंट्स में बिकती है। यहाँ तक कि इस तरह के दोषपूर्ण उत्पाद भी यदि बाजार में बेचे जाएं तो कम से कम 2 या 3 मैजिक स्टोन फ्रैगमेंट्स कमा सकते हैं। यह अभी भी सबसे बुनियादी स्टिमुलेंट पोटियों में से एक थी, मुख्य रूप से मूनलाइट ग्रास और कार्बन ब्रीथ ग्रास से बनाई गई, साथ ही कुछ अन्य सहायक सामग्री के साथ। दुर्लभ सामग्रियों से बनी उच्च श्रेणी की पोटियों की तुलना में इसका प्रभाव स्वाभाविक रूप से कम था, लेकिन रॉन के लिए अभी ये काफी था। हालांकि यह औषधि सीधे आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा नहीं सकती थी, यह उपयोगकर्ता को थोड़े समय के लिए अत्यधिक सतर्क रख सकती थी। ब्लैक क्विल लीफ से बनाई गई कड़वी जल जैसी औषधियों की तुलना में इसका उत्तेजक प्रभाव कई गुना अधिक था और कथित कड़वी स्वाद भी पूरी तरह संतुलित था। कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ उच्च परिवार के प्रशिक्षु कुछ बोतलें रिजर्व के रूप में खरीदने के लिए बड़ी रकम खर्च करने को तैयार रहते थे। इन विचारों के बीच रॉन अपने कमरे में लौट आया। हालांकि सुबह का काम और अभ्यास ने काफी ऊर्जा खर्च कर दी थी, वह भी आराम करने का इरादा नहीं रखता था। मूल्यांकन की समय सीमा नजदीक थी और हर मिनट और सेकंड बेहद कीमती लग रहा था। साथ ही वह अभी अपने विचारों की पुष्टि करने के लिए उत्सुक था। एक स्टिमुलेंट पोटियों की बोतल निकालकर रॉन ने सबसे पहले उसके अंदर की साफ एम्बर रंग की तरल को ध्यान से देखा। धीमी रोशनी में कुछ छोटे सिल्वर कण तैरते और डूबते दिखाई दे रहे थे, जो मूनलाइट ग्रास के अवशेष थे। चलो शुरू करते हैं। रॉन बिस्तर पर बैठा, सबसे आरामदायक स्थिति में समायोजित हुआ और स्टिमुलेंट पोटियों का एक छोटा घूंट सावधानी से लिया। ठंडा एहसास तुरंत उसकी गले से पूरे शरीर में फैल गया, जैसे सूखे नदी के बिस्तर में बहता हुआ पानी। सुबह के व्यायाम और काम की थकान गायब हो गई और उसकी मानसिक स्थिति असामान्य रूप से स्पष्ट हो गई। इस प्रभाव, रॉन ने अपने आप से कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि इतने लोग इसके लिए लालायित रहते हैं। फिर उसने आंखें बंद की और ध्यान की स्थिति में प्रवेश किया। इस बार उसने अपने आध्यात्मिक शक्ति के संचालन को पोटियों द्वारा लाए गए स्पष्टता के साथ संयोजित करने की कोशिश की। इस अभूतपूर्व स्पष्ट स्थिति में रॉन आध्यात्मिक शक्ति के प्रवाह को और अधिक स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। वे सूक्ष्म उतार चढ़ाव जो सामान्यतः पकड़ने में मुश्किल होते थे, अब सभी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। मैं समझ गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि पोटियों में बचे ऊर्जा प्रवाह आध्यात्मिक शक्ति की लय से आश्चर्यजनक रूप से मिलते जुलते थे। शायद यही कारण है कि स्टिमुलेंट पोटियों आध्यात्मिक शक्ति को स्थिर करने में मदद कर सकती थी। बेसिक मेडिटेशन शुरू। चेतना स्थान में 3 चापों द्वारा बनाई गई बुनियादी रून आकार लेने लगी। लेकिन इस बार, जैसा कि हमेशा किया जाता था, उसे यांत्रिक रूप से कॉपी करने के बजाय रॉन ने कोशिश की कि रून अपने आध्यात्मिक शक्ति की लय के साथ स्वाभाविक रूप से बने। जैसे सुंदर हस्तलिपि लिखना, मुख्य बात केवल अक्षरों की नकल करना नहीं बल्कि स्ट्रोक्स के बीच संबंध को समझना है। धीरे धीरे उसने अभूतपूर्व तरलता महसूस की।
आध्यात्मिक शक्ति एक कोमल धारा की तरह थी, धीरे धीरे रून के मार्गदर्शन में इकट्ठी हो रही थी। विशेष प्रभाव सक्रिय पोटियों संवर्धन, इस ध्यान के प्रभाव में थोड़ी वृद्धि। बेसिक मेडिटेशन अनुभव अंक जोड़ 1। बेसिक मेडिटेशन अनुभव अंक जोड़ 1। बेसिक मेडिटेशन अनुभव अंक जोड़ 1। ... इस सुधार की गति। रॉन ने अपनी आंखें खोली, पैनल पर लगातार बढ़ते अनुभव अंकों को देखकर खुश हुआ। पोटियों द्वारा लाए गए संवर्धन के अलावा मैजिक पोटियों प्रशिक्षु पेशे के कारण आध्यात्मिक शक्ति इकट्ठा करने की गति में भी वृद्धि हो रही थी। जैसे ही रॉन ध्यान जारी रखने ही वाला था, उसे पड़ोस से डेरेन की चिड़ी आवाज़ सुनाई दी। क्यों? साउंड वेव ट्रेमा, मैजिक मॉडल हमेशा अस्थिर रहता है। फिर कई क्रैश की आवाज़ें आईं, जैसे कोई प्रयोगात्मक उपकरण टूट गया हो। साउंड वेव मैजिक का ये लगातार शोधकर्ता स्पष्ट रूप से एक और बाधा में फंस गया था। इस आवाज़ को सुनकर रॉन को अचानक कुछ याद आया। वास्तव में उसने अभी तक गंभीर रूप से उस जीरो रिंग मैजिक स्लाइम स्प्लैश का अध्ययन नहीं किया था। विद्यालय द्वारा वितरित मूल मैजिक स्क्रॉल में बेसिक मेडिटेशन तकनीक के अलावा केवल यही सबसे सरल जीरो रिंग मैजिक था। जादूगरों की दुनिया में मैजिक की तरह कीमती बीज होते हैं। हर जादूगर अपने जीवन का प्रयास इसमें डालकर कुछ ही विकसित करता है जो उनकी शक्ति का अद्वितीय स्रोत बनता है। और रिंग की संख्या मैजिक मॉडल की जटिलता को दर्शाती है, इसकी शक्ति को सीधे नहीं। अधिकांश प्रशिक्षु जीवन में सच में 2-3 प्रकार के मैजिक से अधिक पारंगत नहीं होते, और प्रतिभाशाली लोग भी कई प्रकार के मैजिक को एक साथ महारत हासिल करने में कठिनाई महसूस करते हैं। प्रत्येक मैजिक के लिए सच्ची महारत इसका अपना आध्यात्मिक प्रणाली में एकीकरण करना होता है, जो अत्यंत लंबा और कठिन प्रक्रिया है। अपने नोटबुक की ओर मुड़कर रॉन ने पहले जल्दी से रिकॉर्ड किए गए मंत्र नोट्स देखे। कुछ जीरो रिंग मैजिक एक सच्चे जादूगर के हाथ में उच्च रिंग मैजिक से भी आश्चर्यजनक शक्ति दिखा सकते हैं। प्रत्येक मैजिक एक बीज है। प्रशिक्षु का काम केवल मंत्र के चरणों को याद करना नहीं, बल्कि इस बीज के साथ तालमेल करना है ताकि यह आध्यात्मिक भूमि में जड़ पकड़ सके और बढ़ सके। जीरो रिंग मैजिक स्लाइम स्प्लैश के लिए बूंद आकार की आध्यात्मिक शक्ति संरचना बनानी होती है। ये सरल लगता है, लेकिन वास्तव में इसमें कई अलग ऊर्जा प्रवाह पैटर्न हैं। रॉन ने इन सबको ध्यान से पढ़ा। उसकी आध्यात्मिक शक्ति की समझ अब व्यापक रूप से बदल गई थी, खासकर लैब में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के बाद। शायद वह इस मैजिक को नए दृष्टिकोण से समझ सकता था। अपने आप को जागृत करने के लिए ठंडी हाथ का प्रयोग करते हुए उसने नोटबुक की विधि के अनुसार अपनी आध्यात्मिक शक्ति एकत्रित करनी शुरू की। स्टिमुलेंट पोटियों द्वारा लाई गई स्पष्टता अभी भी बनी हुई थी, जिससे वह हर सूक्ष्म ऊर्जा तरंग को अधिक तीव्रता से महसूस कर सकता था। चेतना में बूंद का आकार रेखांकित करना कठिन नहीं था, कठिनाई इसका आकार स्थिर रखना और इसे सही लय देना था। रॉन को याद आया कि मास्टर्स ने कहा था कि सच्ची मैजिक महारत एक लंबी प्रक्रिया है। प्राथमिक प्रशिक्षु 1-2 प्रकार के मैजिक में महारत हासिल करना ही प्रशंसनीय है, जबकि मध्य प्रशिक्षु अक्सर वर्षों तक एक मैजिक के विभिन्न रूपों और अनुप्रयोगों का गहन अध्ययन करते हैं, मात्रा की अंधाधुंध खोज के बजाय। जब एडवांस प्रशिक्षु स्तर तक पहुंचते हैं, तभी वे अपने महारत प्राप्त मैजिक में सुधार और एकीकरण करना शुरू करते हैं, जिससे व्यक्तिगत शक्ति विकसित होती है। सिर्फ आधिकारिक जादूगर स्तर पर पहुंचने पर ही वे पूरी तरह नया मैजिक बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तब तक उन्होंने अपने द्वारा महारत प्राप्त कुछ मैजिक को अपनी आत्मा में एकीकृत कर लिया होता है और केवल एक इशारे से पृथ्वी और आकाश की शक्ति को बुला सकते हैं। इसी कारण साधारण लोगों की नज़र में जादूगर बिना मंत्र पढ़े शक्तिशाली मैजिक कर सकते हैं। ये मंत्र उनके लिए सांस लेने जितना स्वाभाविक हो गए हैं। जैसे पोटियों की तैयारी करते समय रॉन ने आध्यात्मिक शक्ति को इसी तरह मार्गदर्शन किया। उन्हें तुरंत आकार देने के बजाय उसने उनकी प्राकृतिक प्रवाह का पालन किया, धीरे धीरे उन्हें बूंद के आकार में इकट्ठा किया। जीरो रिंग मैजिक स्लाइम स्प्लैश कास्टिंग शुरू। उन्नत आध्यात्मिक शक्ति नियंत्रण विधि पता चली। मैजिक पोटियों प्रशिक्षु पेशे बोनस। आध्यात्मिक शक्ति नियंत्रण में थोड़ी वृद्धि। दिशा सही लग रही है। रॉन महसूस कर सकता था कि मैजिक मॉडल अभूतपूर्व स्थिरता के साथ आकार ले रहा है। अभ्यास का एहसास ऐसा था जैसे मैजिक पोटियों तैयार करते समय सामग्री का सही संतुलन मिल गया हो। जब सभी बल संतुलित होते हैं तो मैजिक स्वाभाविक रूप से बन जाता है। स्लाइम स्प्लैश अनुभव अंक जोड़ 2। मैं समझ गया। रॉन ने अपनी आंखें खोली, अपने हाथों में केंद्रित स्लाइम के छोटे बूंद को देखा। इस बार जादू करना पहले से बहुत सहज था और आध्यात्मिक शक्ति की खपत स्पष्ट रूप से कम थी। लेकिन वह जानता था कि इस मैजिक को वास्तव में महारत हासिल करने में अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी था। ये केवल प्रारंभिक समझ थी, इसे अपनी शक्ति का हिस्सा बनाने के लिए अनगिनत अभ्यास और असफलताएं आवश्यक होंगी। जैसा कि मास्टर्स अक्सर कहते थे, एक जादूगर अक्सर जीवन भर केवल कुछ ही प्रकार के मैजिक में महारत हासिल करता है, लेकिन यही ध्यान और गहराई इन मैजिक को साधारण लोगों के लिए असाधारण स्तर तक पहुंचाने देती है। ऐसा लगता है कि न केवल मैजिक पोटियों बनाने में, बल्कि सबसे बुनियादी मैजिक भी एक विशेष नियम का पालन करता है। और लय को समझकर उसने सुधार का एक शॉर्टकट पा लिया था। जैसे ही रॉन अपने प्रयोग जारी करने वाला था, उसने अचानक गलियारे में जल्दी जल्दी कदमों की आवाज़ सुनी, जो धीमी बिलखती आवाज़ों के साथ मिश्रित थी। उसने सावधानी से कान लगाए। इस समय कोई भी असामान्य आवाज़ सावधानी रखने लायक थी, खासकर कल हुए सभी घटनाओं के बाद। विजार्ड अनलिमिटेड प्रोफेशन स्लॉट्स। अध्याय 20 फैलाने वाले और समय के खिलाफ दौड़। दरवाजे की दरार से बाहर झांकते हुए एक परिचित शख्स लड़खड़ाते हुए गुजर रहा था। यह एक और उम्मीदवार शिष्य एंडी था, जो उसी समय ब्लैक मिस्ट जंगल में पहुंचा था। व्यापारी परिवार से आने वाला ये लड़का आमतौर पर हर दिन डरता हुआ नजर आता था। इस समय वह बड़ी सी किताबों का ढेर पकड़े हुए बेचैनी से लाइब्रेरी की ओर भाग रहा था, एक और अंतिम समय में सफलता की तलाश कर रहा है। रॉन ने खुद से सिर हिलाया। हाल ही में ऐसी परिस्थितियां और अधिक सामान्य होती जा रही थीं। जैसे जैसे परीक्षा की समय सीमा नज़दीक आ रही थी, वे उम्मीदवार शिष्य जो पास होने के लिए अनिश्चित थे, या तो लॉक और एमिली की तरह भटक रहे थे, या एंडी की तरह लगातार शोध में लगे हुए थे।
लेकिन किसी भी विकल्प का परिणाम अक्सर असंतोषजनक होता है। तुम्हें अभी भी कदम दर कदम आगे बढ़ना होगा। रॉन ने अपने हाथ में स्टिमुलेंट पोशन को देखते हुए चुपचाप मन बना लिया। हालांकि उसकी वर्तमान प्रगति उन उच्च स्टार लेवल के प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में विशेष रूप से तेज नहीं थी, ये केवल उसके विकास पथ की शुरुआत थी। इस पथ पर हर कदम ठोस था, हर प्रगति दिखाई दे रही थी और महसूस की जा सकती थी, और यह और तेज होती जाएगी जब तक वह अंततः सभी को पूरी तरह पार नहीं कर लेगा। इस सोच के साथ वह बिस्तर पर बैठ गया और आज की साधना जारी रखी। समय कीमती था, वह इस स्टिमुलेंट पोशन के प्रभाव को बर्बाद नहीं कर सकता था। डॉट 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 रॉन ने अभी अपनी ध्यान साधना पूरी की थी और आराम कर रहा था कि तभी हॉलवे से हंसी की आवाज आई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 वो हार तो बहुत सुंदर है, ये तो बहुत महंगा होगा, है ना? एक महिला की आवाज़ दरवाजे से आए। कोई बात नहीं, यह मास्टर का तोहफा है। वैसे क्या तुम्हें पता है कि सर मार्कस हाल ही में क्या शोध कर रहे हैं? उसने दरवाजे में दरार खोलकर चुपचाप बाहर झांका। दूर से वह कुछ शिष्यों के नौकरों को बातचीत करते देख सकता था। आवाज़ सुनकर लगता था कि यह पिछले समूह से अलग था। हालांकि उनकी अच्छी तरह से सजी हुई पोशाक और आभूषण देखकर यह स्पष्ट था कि उनकी स्थिति साधारण नौकरों से कहीं अधिक थी। हर किसी के पास इतनी किस्मत नहीं होती। एक आवाज़ में ईर्ष्या की झलक थी। सुनने में आया है कि नया आगंतुक जो पिछले महीने ही ब्रेकर थ्रू हुआ, उसने भी विशेष मार्ग अपनाया। शब्द धीरे बोलो। लेकिन सच में मैंने भी सुना, और इसे केवल 3 दिन लगे। सच? मुझे याद है वह काले बाजार वाले क्षेत्र से लगता था। बहुत विवरण में मत जाओ, लेकिन मैंने सुना कि हाल ही में कुछ नए व्यापारी आए हैं जो दुर्लभ सामग्री खरीदने में विशेषज्ञ हैं। वे जैसे कैजुअली बात कर रहे थे, मानो केवल सामान्य बातचीत हो, लेकिन हर शब्द में निहित संकेत था। रॉन ने देखा कि बंद दरवाजों के पीछे कई हल्की रोशनी वाले कमरे थे। जो उम्मीदवार शिष्य अभी भी ब्रेकर थ्रू के लिए परेशान थे, वे स्पष्ट रूप से सुन रहे थे। अरे, वह वहाँ कौन है? हाँ, वही जिसने कुछ दिन पहले काले बाजार के व्यापारियों से मिलने गया था। एक नौकर ने अचानक फुसफुसाया। मैंने सुना है। इस बारे में मत बोलो, इस बारे में मत बोलो, ऐसी चीज़ों पर चर्चा न करना ही बेहतर है। एक अन्य ने जल्दी से बीच में टोकते हुए कहा, लेकिन सच में उन व्यापारियों के पास जो चीज़ें हैं वे काफ़ी शक्तिशाली हैं। हाँ, मैंने सुना है कि असर बहुत तेज़ है। मेरे मास्टर ने कहा कि यदि आप खुराक और समय का सही प्रबंधन करें, खासकर। नौकरों की बातचीत सुनकर रॉन को अचानक याद आया कि कल हर्ब स्टोर छोड़ते ही उसने कुछ शानदार पोशाक पहने महिला नौकरों को बाजार के विभिन्न कोनों में घूमते देखा था। उस समय उनकी नज़रों में एक जांच की झलक थी। अब सोचने पर वे शायद संभावित लक्ष्य खोज रहे थे। वे नौकर स्पष्ट रूप से विशेष रूप से प्रशिक्षित थे। वे हमेशा भीड़भाड़ वाले स्थानों में जोर से उन विशेष चैनलों के बारे में बात करना चुनते थे, और वे सभी आकर्षक महिलाएं थीं, जिससे ध्यान और अधिक खींचता था और बोलने में प्राकृतिक लगता था। हर विवरण सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया था ताकि लगभग हताश उम्मीदवार शिष्य यह मान ले कि यह विश्वसनीय जानकारी है। ऐसे तरीके वास्तव में। रॉन ने धीरे से आह भरी। अल राल्फ के मेंशन में उसकी परवरिश ने उसे इस तरह की जानकारी मार्गदर्शन से बहुत परिचित बना दिया था। उस समय उसके पिता से फेवर पाने वाले अधीनस्थ अक्सर विशेष परिस्थितियों में लाभकारी अफवाहें फैलाते थे, लेकिन ब्लैक मिस्ट जंगल में ऐसे तरीके के परिणाम कहीं अधिक गंभीर थे। यहाँ एक गलत निर्णय केवल स्थिति में गिरावट नहीं लाता, बल्कि सीधे जीवन को भी खतरे में डाल सकता है। नौकरों की बातचीत धीरे धीरे दूर चली गई। फिर भी वे सूक्ष्म संदेश पहले ही डॉम क्षेत्र में आग की तरह फैल चुके थे। सच में चालाक। रॉन ने ठंडी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उन्होंने जिस 3 दिन ब्रेकर थ्रू का उदाहरण दिया वह बिल्कुल उत्परिवर्तित लॉक था, लेकिन उनकी कहानी में उन्होंने जानबूझकर दुखद परिणाम को छोड़ा, केवल पोषण के प्रभाव को उजागर किया। उन उम्मीदवार शिष्यों के लिए जिनके पास कोई रास्ता नहीं था, ये निस्संदेह घातक प्रलोभन था। 3 महीने की समय सीमा वास्तव में कुछ लोगों के लिए बहुत कम है। वह धीरे धीरे अंधेरा होती आकाश की ओर देखता हुआ भीतर से आह भरता है। समय बीतने के साथ जो लोग आशा नहीं देख पा रहे थे वे अनिवार्य रूप से और अधिक हताश हो जाएंगे, और इन संदेशों का फैलाव निस्संदेह आग पर तेल डालने जैसा था। सिर्फ कुछ ही दिनों में कई उम्मीदवार शिष्य पहले ही जोखिम भरे कदम उठा चुके थे। लॉक और एमिली तो केवल शुरुआत थे, संभावना है कि और भी लोग इस असफल मार्ग पर चलेंगे। यह अनुमान लगाना कठिन नहीं था कि जानकारी फैलाने वाले नौकरों के पीछे कौन था और काले बाजार के व्यापारी किससे जुड़े थे। इस जीवित रहने की दुनिया में कमजोर हमेशा शिकार होते हैं, चाहे वे परीक्षण विषय बने या किसी और के नौकर। कुछ के लिए ये केवल एक फसल खेल था। मुझे अभी भी जल्दी मजबूत होना होगा, मैं हमेशा ऐसे नियंत्रित नहीं होना चाहता। रॉन ने गहरी सांस ली और अपनी मानसिकता को फिर से समायोजित किया। उसने जोर से दरवाजा बंद किया और बिस्तर के पास बैठ गया। भले ही बाहर की बातचीत धीरे धीरे गायब हो रही थी, लेकिन जानबूझकर छोड़े गए संदेशों ने पहले ही डॉम क्षेत्र में हलचल पैदा कर दी थी। वह डारेन के कमरे से चलने की आवाज़ भी सुन सकता था। स्पष्ट रूप से यह संकेत था कि उसका पड़ोसी, जो शोर जादू के शोध में गहराई से लगा हुआ था, भी बातचीत से प्रभावित हुआ था। आमतौर पर डारेन हमेशा अपने प्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करता था, बाहर की दुनिया की चिंता कम ही करता था, लेकिन अब वह भी शांत नहीं बैठ सकता था। वास्तव में बहुत समय नहीं बचा है। रॉन ने अंदर से एक तात्कालिकता का अनुभव किया। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी जल्दी टॉक डू।